ठीक है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स क्या है। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे टॉर्क। तो यहाँ पे देखो टॉर्क जो है हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है ना। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू टाउ आर क्रॉस है, ये जानते हैं, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर वेक्टर। यहाँ से देखो टॉर्क हमने ये भी बताया था आपको, टॉर्क इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आर परपेंडिकुलर टू एफ, इस तरीके से, या आर एफ परपेंडिकुलर। ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था, उसी के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एक लूप है, करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप मतलब ये वायर को, जो करंट कैरी वायर है, वायर को ये रेक्टेंगुलर लूप में मैंने प्लेस किया, ठीक है ना। आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक, कि ये इधर देखिए, ये आपका करंट कैरिंग ऐसा ये लूप है। अब इस लूप में हमने मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे इनटू द प्लेन कंसिडर कर लिया, तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है हमारे पास ये, और करंट ऐसे डायरेक्शन में। तो ज़रा फोर्सेज आप देखें बड़े ध्यान से इसमें, कि ये डायरेक्शन में जो करंट जा रही आई, और बी इसका डाउनवर्ड है, तो आई डी एल क्रॉस बी, ये फोर्स ऐसे आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स ऐसे, मतलब ये वायर ऐसे खींच रहा है और ये दोनों वायर आपस में इस फ्रेम को ऐसे खींच रहे हैं। लेकिन ये वायर इसी रेक्टेंगल फ्रेम में है, और ये जो लेंथ आपको दिख रही है ऐसे, ये एल लेंथ है और ये लेंथ आपकी बी है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से देखो क्लियर हो रहा है आपको कि जो ये फोर्स हैं, ये दो फोर्सेज हमने लिए, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और ये दो फोर्सेज ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज, अगर हम इनको डिस्कस करें तो ये F1 कहते हैं हम, यहाँ पे इसको F2 कहते हैं। तो देखो F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, F1 फोर्स इक्वल टू आई लेंथ है इंटू टी, और F2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आई बी पी, ये F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो F2 से ये वाला फोर्स कैंसिल हो रहा, और ये फोर्स इससे कैंसिल हो रहा। क्लियर है चीज। तो आपको क्राइटेरिया पता है यहाँ पे कि अगर नेट फोर्स, ठीक है ना, किसी भी सिस्टम पे जीरो होता है, फिर से सुनिए ध्यान से, कि नेट फोर्स अगर किसी भी सिस्टम पे जीरो होता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कपल। क्या कहते हैं? कपल। तो यहाँ पे दिस सिस्टम बिहेव एज कपल। और कपल के केस में क्या होता है, हम लोग कपल के केस में जानते हैं, कपल के केस में क्या कंडीशन है कि जो टॉर्क होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, कि किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर हम टॉर्क कंसीडर करें, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब सिस्टम का जब भी टॉर्क पूछा जाए, उसकी कोई भी एक्सिस डिफाइंड नहीं होगी, तो आंसर वही रहेगा, ठीक है ना, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि सिस्टम बिहेव एज कपल। क्लियर है दिस चीज। अब इस बात का टेंशन रखिए, हमको प्रोसीड करना है। तो देखो यहाँ पे पहले इधर देखो, फिर से आप, तो हमने क्या किया कि अगर इस प्लेन को ऐसे रखा, तो देखो ये फोर्सेज आपस में कैंसिल हो गए, ये और ये फोर्सेज आपस में कैंसिल हो गए।
क्लियर। अब मान लो सपोज करो ये मैंने एक्सेज लिया जो पी क्यू एक्सेज है, इसके अबाउट ये जो फ्रेम है वो इस तरीके से रोटेट कर सकता है। आइडिया समझ में आ रहा है, ये रोटेशन हो रहा, तो ये फ्रेम हमारा इस तरीके से रोटेट कर सकता है। तो यहाँ देखो अगर टॉर्क निकालें तो टॉर्क हमारे पास जो ये फोर्सेज हैं तो ये तो एक्सेस पे हो गए, तो इनका टॉर्क वैसे ही 0 हो गया, और जो ये फोर्स लग रहे हैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कहा, इस फोर्स की जो ये साइड पे बी वाले पे फोर्स है हमारे पास, उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो एक्सेस हमने लिए हैं उस एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही दैट मीन्स आर परपेंडिकुलर क्या हो गया 0, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क 0 हो गया और इस फोर्स की वजह से टॉर्क 0 हो गया। ये क्लियर हो रहा। तो इसका मीनिंग ये हुआ हमारे पास कि अगर टॉर्क की बात करें ये केस में, तो यहाँ पे एफ नेट ये भी 0 है और यहाँ पे टॉर्क नेट ये भी 0 है। कभी कभी बच्चे ये लिख देते हैं कि एफ नेट 0 इम्प्लाइज दैट टॉर्क नेट 0, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सिचुएशन समझ में आई लूप की, क्लियर हुए। अब हमने क्या किया, इस वायर फ्रेम को इस एक्सेस के अबाउट ऐसे ये टिल्ट कर, जब इसको ऐसे टिल्ट कर दो या ऐसे टिल्ट कर दो, दोनों में कोई भी एक सिचुएशन, मतलब इसके प्लेन को, ठीक है ना, जो ये एक्सेस दिख रही थी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस प्लेन को शिफ्ट कर दिया गया, थीटा एंगल रोटेट कर दिया गया। तो जब थीटा एंगल ऐसे रोटेट करोगे तो जो यहाँ देखो ये अभी भी हॉरिजॉन्टल ऐसे है और ये हॉरिजॉन्टल ऐसे है, इसका मतलब इसमें जो फोर्सेज लगेंगे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अभी भी परपेंडिकुलर है, तो ये हॉरिजॉन्टल लगेंगे और ये भी हॉरिजॉन्टल लगेंगे। यही एक दिमाग लगाने वाली बात है। देखो टिल्ट किस साइड को किया आपने, ये जो साइड दिख रही है, अगर इस प्लेन को टिल्ट करते हो तो जो एल साइड है वही टिल्ट हो रही है, बी साइड में कोई चेंज नहीं आ रहा। बी साइड सिर्फ अपनी पोजीशन को चेंज करके थोड़ा अपर पोजीशन पे पहुंच गई है और ये वाली थोड़ा लोअर पोजीशन पे आ गई। क्लियर, इतनी सी ये चेंज है दिखा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इस वायर को टिल्ट करते हैं और ये फ्रेम मेरा कुछ ऐसे आ जाता है, इसको हमने टिल्ट कर दिया ऐसे प्लेन को, और ये हमारे पास ये P और Q ये एक्सेस है, PQ एक्सेस। इधर देखो ये करंट ऐसे है, ये कैरिंग वायर, यहाँ से हमने जो प्लेन था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस प्लेन को शिफ्ट कर दिया, ये एंगल थीटा। यहाँ पे जो फोर्सेज है ये F2, इसमें कोई चेंज नहीं आया, F2 एज इट इज, और यहाँ वाला ये F2 एज इट इज। ये फोर्स हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है ना, ये फोर्स हमारे पास चेंज हो गया, ये F1 डैश, ये F1 डैश। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब मैग्नेटिक फील्ड जो देख रहे हो इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि इस प्लेन को हमने ऐसे टिल्ट कर दिया। तो अब इधर देखो इस वायर के लिए अगर देखें तो इसमें अभी भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है, इसमें नहीं है, ये दोनों केसेस में। तो यहाँ से देखो क्या क्राइटेरिया आपका निकल रहा है, एफ नेट फोर्स अगर डिस्कस करें आप तो यहाँ से देखो F1 डैश कैंसिल, ये F1 डैश हमारे पास है माइनस F1 डैश और ये F2 एक है और ये माइनस F2 है। तो यहाँ से अभी भी क्लियर हो रहा है कि जो नेट फोर्स है सिस्टम पे वो कितना है, 0। क्लियर, नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0।
नेट फोर्स 0 आ रहा है। जरा टॉर्क देखो, टॉर्क के लिए हम बात करेंगे तो ये जो फोर्सेज हैं दो, कौन कौन से, F1 डैश F1 डैश। ये देखो एक्सेज ऑफ रोटेशन हमने ली, क्या ले ली यहाँ पे, एक्सेज ऑफ रोटेशन। तो इसके अबाउट जब हम टॉर्क लेंगे इन दोनों फोर्सेज का, तो वो तो टॉर्क 0 आ जाएगा। कौन सा बचेगा, ये फोर्स और ये फोर्स। क्लियर दीजिए, मतलब टॉर्क इस एक्सेस के अबाउट अगर हम ऑब्जर्व करें तो टॉर्क सिर्फ किनका होगा, F2 और ये F2 का होगा, F1 डैश का कोई टॉर्क नहीं। क्लियर, क्योंकि ये एक्सेस से ही पास कर रहा है, एक्सेस पे ही है। तो हमारे पास F2 का टॉर्क देखो जरा, पहले F2 फोर्स की वैल्यू निकालता है। तो फोर्स पहले भी देख चुके हैं, F2 दिया हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं, इसलिए F2 अभी भी हमारे पास आ गया IBB, क्योंकि ये जो दोनों वायर हैं अभी भी हॉरिजॉन्टल है। क्लियर। अब टॉर्क के लिए देखो जरा, ये लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ लेनी है। तो देखो इसको हमने लेंथ को ये ऐसे ट्रायंगल बना लिया, और ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये L/2 है। तो R परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं साइन थीटा दिस इक्वल टू R परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई L/2। तो यहाँ से हमारे पास R परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई L/2 साइन थीटा। समझ में आ रहा? जरा देखिए R परपेंडिकुलर ये कौन सी डिस्टेंस आपने निकाली है। ये इधर देखो, ये जब इसको ऊपर ले गए ऐसे, ये दिख रहा है ठीक है ना फ्रेम, इसको जैसे ही हम ऐसे ले गए ऊपर, तो ये जो फोर्स है F2 ये लग रहा है आपको, अपियर हो रहा, ये अभी देखो हॉरिजॉन्टल है ऐसे लग रहा, ये भी वायर हॉरिजॉन्टल है। मतलब इन दोनों वायर को कंसीडर करो तो ये जो वायर है ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये जो फोर्स है ये भी हॉरिजॉन्टल है ऐसे। लेकिन जो प्लेन है हमारा एक्सेस है, वो एक्सेस यहाँ आ गई ऐसे। समझ में आ रही बात? तो ये जो डिस्टेंस है ये L/2 है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो L/2 के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल आपके पास थीटा है, क्योंकि थीटा ये रोटेट कर दिया। समझ में आ रही है? यहाँ तक ऐसे देखो, तो इसको मिलाओ, ये L/2 है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये R परपेंडिकुलर कितना निकला यहाँ पे, समझ में आ रही बात? ये L/2। अब देखो इसका रोटेशन जब देखोगे तो इसका रोटेशन हमारे पास कैसे आ जाएगा कि ये वाला ऊपर गया तो ये R परपेंडिकुलर ऊपर, इसको ऐसे दबाएगा। मतलब सीधी सी बात कहिए कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये ऊपर गया तो नीचे दबाएगा और ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएगा। तो ये इस एक्सेस के बाहु देखिए ऐसे इस तरीके से आपका लूप ऑसिलेट करेगा। अब लार्ज एंगल होगा तो ये ऑसिलेशन कहलाएगा, और अगर यहाँ स्मॉल एंगल होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका SHM। तो अपने आप कंडीशन यहाँ निकल के आएगी। समझ में आ रही बात? इसको बस ध्यान में रखना है ऐसे कैसे रोटेट करें। तो यहाँ से देखो टॉर्क हमने लिखा नेट टॉर्क टाउ नेट दिस इक्वल टू R परपेंडिकुलर टू F, और जितना इसका है तो F की जगह F2, और जितना इस वाले का है फोर्स का टॉर्क उतना इसका है ट्वाइस का। समझ में आ रही बात? तो अब हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है यहाँ से टॉर्क का रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आपने देखा यहाँ पे टॉर्क का, इसकी वैल्यूज प्लेस कर दीजिए आप। तो देखो टॉर्क नेट का रिलेशन हमारे पास आ गया, ये जो 2R परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो L/2 साइन थीटा इनटू F2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है IBB।
तो देखो ये आ गई आई बी इंटू बी मैग्नेटिक। क्लियर? यहाँ से देखो 2 से कैंसिल, आई को इधर ले आओ, तो ये आई एल बी बी साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम आप लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, आई एल बी को एरिया लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये हो गया हमारे पास आई ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। एरिया एरिया ऑफ लूप आ गया हमारे पास एल इंटू बी, रेक्टेंगुलर लूप है, तो इसको मैंने इस तरीके से राइट कर दिया। अब इसको हम टॉर्क नेट हमारे पास रिलेशन आ गया, आई ए को मैग्नेटिक मोमेंट एम बी साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। वेक्टर फॉर्म में लिखें हम, तो जो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा एम क्रॉस बी। कुछ याद भी आना होगा आपको कि ऐसे ही टार्क आप लोगों ने पढ़ा था इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में P क्रॉस P होता था, P इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये देखो हम सिमिलर यहाँ पे रिजल्ट आपको बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब पढ़ते थे तो टॉर्क नेट हमारे पास आता था दिस इक्वल टू T क्रॉस P। सिमिलर P का रिप्लेसमेंट M से है और E का रिप्लेसमेंट देखो यहाँ D से है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा रिप्लेसमेंट आ रहा है P और इसमें, तो बिल्कुल सिमिलर है। वहाँ भी आपने देखा था कि नेट फोर्स, जब डाइपोल हम डिस्कस कर रहे थे तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल सिस्टम कितना था, 0 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ भी देखो लूप के करस्पॉन्डिंग नेट फोर्स हमारा 0 है, तो ये टॉर्क, और वहाँ भी टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता था, यहाँ भी। तो दोनों केस बिल्कुल सिमिलर है। ये हमने यहाँ पे निकाला 1 टर्न ऑफ कॉइल, लेकिन फॉर n टर्न ऑफ कॉइल होता है तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि जो करंट हमारे पास आ रही है उसमें एरिया कितना हो जाता है, जितने टर्न आप कंसिडर करोगे एरिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि n टर्न ऑफ कॉइल अगर होता है यहाँ पे तो टाउ नेट, ठीक है ना, एम आई ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, फॉर एन टर्न ऑफ कॉइल, कि जितना आपका कॉइल। अब यहाँ देखो ये जो कॉइल है एरिया ले लिया है, तो एरिया लेने का मीनिंग है कि एरिया आप किसी भी ज्योमेट्री का कंसिडर कर सकते हैं, चाहे वो ज्योमेट्री स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, हेक्सागन हो, सर्कुलर हो, एलिप्स हो, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर हुई क्या कह रहे हैं हम, कि जब एरिया ले रहे हैं तो एल और बी को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, देखो एल बी को रिप्लेस कर दिया एरिया से। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप एरिया कंसिडर करेंगे तो उसकी ज्योमेट्री नहीं देखेंगे, किसी भी ज्योमेट्री का हो, चाहे हम बात करें किसकी, सर्कुलर लूप हो, इलिप्टिकल हो, रेक्टेंगल हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, हमें कोई रिलेशन नहीं, ट्रायंगल, हमें यहाँ पे एरिया लेना है और उसके टर्न लेना है। तो इस तरीके से हम टॉर्क नेट निकाल सकते हैं किसी भी लूप के लिए। क्लियर हुआ आपको? क्लियर, बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन है, उसी तरीके से हमको डिस्कस करना है। क्लियर, डायमेंशन वगैरह बताइए सबको। थीटा देखो क्या होता है यहाँ पे, थीटा जो हमारे पास है वो क्या है, एंगल बिटवीन, यहाँ ही देखो जैसे वहाँ देख रहे थे एम और बी, तो एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से
हम जो रिजल्ट राइट कर रहे हैं वो ये आ रहा। क्लियर? यहाँ से हम थीटा देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम पे यहाँ से ये देखो प्रॉब्लम हमारे पास इसके बेसिस पे पेज नंबर 35 पे आप लोग आ जाइए। 35 पेज में हमने प्रॉब्लम दी कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। एक हमने सर्कुलर लूप ले लिया, इधर एक ये हमारे पास सर्कुलर लूप ले लिया हमने। यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। क्लियर? अरे सभी लोग जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और सर्किल बनाना तो कैसे बना सकते हैं। एक सर्किल बनाया, सेंटर ये 0 है और ये देखो इस तरीके से ये सर्कुलर लूप आपने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ये सर्कुलर लूप आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड दे रही है हमारे पास, यहाँ पे जो आ रहा है वो इस तरीके से, ये डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन आपको दिखेगी और ये एंगल आपको 45 एंगल बना रहा है और हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एंगल 45 है, क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला है, करंट 1 एम्पीयर है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है। इधर देखो ये करंट की डायरेक्शन है आई और आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, करंट आई इक्वल टू 1 एम्पीयर, रेडियस आपके गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड देखो ई गिवन है 2 टेस्ला। प्रॉब्लम क्लियर हुई? मैंने अभी आपको सॉल्यूशन बताया। यहाँ पे एक टर्न है, एक टर्न है तो अभी क्या लिख सकते हैं, टॉर्क आई ए बी साइन थीटा, या टॉर्क को लिख सकते हैं फार्मूला ये मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस, ये लिख सकते हैं। यहाँ देखो हम मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी आपको बता रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखो, ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, ऐसे राइट हैंड की जो फिंगर है उसको कैसे कर्ल करना है, करंट की डायरेक्शन। देखो फिंगर को ऐसे कर्ल किया, थंब किधर इंडिकेट करा, इनटू द प्लेन। इसका मतलब जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डायरेक्शन ऑफ थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन यहाँ से देखो वैल्यू भी लिख देते हैं और वेक्टर फॉर्म में इसको राइट करते हैं। तो आई इंटू ए, इधर देखो एक्स और वाई ये 2 एक्सेस हैं, तो जेड एक्सेस होती है ऐसे करके ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। तो अब ये डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट की डाउनवर्ड आ रही है, तो इसकी एक्सेस किधर आ रही, इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन माइनस ई है, ये हमने मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन लिख दी। आई की वैल्यू रख दी 1, एरिया देखो रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास है 0.2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से 4 माइनस के 4 इंटू 10⁻², ठीक है, पाई, ठीक है। क्लियर है? देखिए ये मैग्नेटिक मोमेंट। आप दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, बी ऑलरेडी गिवन है, बी का डायरेक्शन लिखते हैं।
देखो बी का डायरेक्शन मेरे पास आ गया, ये 45, तो बी का एक कंपोनेंट एक्स में आया, एक वाई में, तो क्या लिख सकते हैं 2 cos 45 आई कैप प्लस साइन 45 जे कैप। ये हमने बी का डायरेक्शन ले लिया, तो बी को वेक्टर फॉर्म में ले आए, तो 2 cos को 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू हमने राइट कर दिया, √2 कॉमन ले लिया, तो √2 आई प्लस ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, सीधा लिख दिया हमने, फार्मूला लगा दिया। एम देखो यहाँ पे रूट एम आ गया हमारे पास -4 × 10⁻⁻2 पाई के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद √2 आई प्लस, ये बात समझना। इसको हमने इधर लिखे क्या है, -4 √2 10⁻⁻2 पाई, और देखो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई -j हो गया और के क्रॉस j, ठीक है ना, के क्रॉस आई हमारे पास ये प्लस j और के क्रॉस j माइनस, यहाँ से देखो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गए विद वेक्टर फॉर्म। अगर खाली मॉड चाहिए, टाउ चाहिए सिर्फ, तो इसका मैग्नीट्यूड और ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 4 √2 10⁻⁻2 पाई इंटू √2, ये आंसर हो गया हमारे पास 8 10⁻⁻2 पाई। इसका यूनिट आपने लिख दिया न्यूटन और मीटर। ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें एक एक चीज़ हमने अलग अलग डिस्कस की, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे उससे निकाला, फिर मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर सिंपल, अगर इसी क्वेश्चन को मुझे शॉर्टकट में आंसर देना है तो बहुत सिंपल, देखो जैसा ये फर्स्ट मेथड हमने वेक्टर मेथड यूज किया, ठीक है ना, इसको ना यूज करके सेकंड देखो कितना आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कि अगर यहीं पे हमको बहुत सिंपल वे में देख के आंसर बताना हो, क्या करेंगे, क्योंकि टॉर्क जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इनका वेक्टर है, तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि टॉर्क के बीच में जो मैग्नेटिक मोमेंट और बी है उनके बीच का एंगल देखते हैं, साइन थीटा फॉर्मूला। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन दिया हुआ है लूप का, लूप के प्लेन में लाई कर रहा है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो लूप के परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये सीधा हमें यहाँ पे पता लग गया थीटा की वैल्यू π/2। अब थीटा π/2 है तो टॉर्क हमारा सीधा आ गया एम बी, ठीक है, इसमें π/2 क्लियर। और ये देखो सीधा π/2 हमने यहाँ प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक मोमेंट में सीधा I × A × B, ये वैल्यू रखी सबकी, ये आपका आंसर आ गया। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो मैंने सारे वेरिएशन इस केस में डिस्कस किए कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आ रहा है, एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, और सिंपल शॉर्टकट में अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो भी लूप लोगे उसके प्लेन में लाई कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग सीधा मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है और मैग्नेटिक मोमेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स आपको इस प्लेन में ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो, ऐसे हो ऐसे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया आपके पास ये है कि सीधा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू होगी किसके, इसके,
हमारे पास इस प्लेन में लाई कर रही और मैग्नेटिक मोमेंट इसके परपेंडिकुलर, इसलिए एंगल ऑलवेज π/2। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के बेसिस पे। पेज नंबर 36 पे है। पेज नंबर 36 पे a length wire carries current is so that if the wire is running to circular loop then the maximum torque। देखो कहता ये है प्रॉब्लम हमारे कि एक वायर दिया हुआ है इस तरीके से और इसमें ये करंट दी हुई है आई और इसका लेंथ ये गिवन है। समझ में आएगा कि एक वायर है और जिसकी लेंथ आपको गिवन है, करंट आपको गिवन है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। ठीक है, so that the wire is formed into circular loop then maximum torque is given magnetic field developed in the coil turn on। ठीक है, अब देखो इस वायर को जब हमने बी मैग्नेटिक फील्ड सपोज जुड़े हुए हैं ऐसे रखा, अब इस वायर से क्या करना है, उसने कहा सर्कुलर लूप बनाइए एन टर्न का। ठीक है ना, तो सर्कुलर लूप बनाएंगे तो सर्कुलर लूप देखो एन टर्न के लूप ऐसे इसकी रेडियस हमने सपोज कर लिया आर है और नंबर ऑफ टर्न्स है। अब इसमें मैक्सिमम टॉर्क जब डेवलप होगा तो एन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, उसके लिए मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी निकालनी है। समझ में आ रहा क्वेश्चन? टॉर्क मैक्स भी निकालना है और ये भी बताना है कि टाउ मैक्स व्हेन n इक्वल टू 1, ये भी आपको प्रूफ करना कि n नंबर ऑफ टर्न जो है अगर 1 होगा तभी हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये जो लेंथ आपको दे रखी है इससे इसके टर्न में बनाया है तो लेंथ कांस्टेंट है, तो यहाँ से इक्वेशन देखो क्या लिख सकते हो। सबसे पहले आप कि L इक्वल टू 2 पाई r इंटू n, ये इक्वेशन लिख सकते हो। सरकमफ्रेंस उसकी कितनी होगी 2 पाई r और n नंबर आपका, ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गया कांस्टेंट लेंथ से। अब इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना, या कुछ और मैग्नेटिक फील्ड हो, हमें मैक्सिमम टॉर्क की बात पता करनी। तो टॉर्क मैक्सिमम कब हो, मैं ये सोचना कैसे रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ये इस डायरेक्शन में करंट है ऐसे आई, तो यहाँ देखो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हो गया। क्लियर कीजिए, इसका मीनिंग ये हुआ कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ऐसे नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे हो गई, लूप को ऐसे रखना, मतलब थीटा क्या होना चाहिए π/2। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए ये भी ले लिया हमने, थीटा π/2 ले लिया। तो टॉर्क निकालते हैं, तो हमने टॉर्क निकाल लिया, क्या हो गया NIEB, एरिया देखिए जरा πr² और v मैग्नेटिक फील्ड, और ये देखो थीटा ऑलरेडी π/2 है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास टॉर्क, समझ में आ रही बात। अब ये टॉर्क अगर आपने कैलकुलेट कर लिया
तो अब आर की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे, एन और आर। इनको हमने सपोज किया है कि ये रेडियस है और ये नंबर ऑफ टर्न, इनको मैंने सपोज किया, इसलिए आर और एन इनको वेरिएबल को रिप्लेस करना, और एल हमारा कांस्टेंट है तो इस एल के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ देखो आर को रिप्लेस करते हैं, तो फिर देखते हैं एन के बारे में, क्योंकि एन हमें प्रूव भी करना है इसलिए आर को रिप्लेस किया। तो देखो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये एन आई पाई, आर की वैल्यू हो गई हमारे पास आर इक्वल टू एल वाई 2 पाई एन, समझ में, और इसका होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये बी हो गया। तो टॉर्क हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये टॉर्क दिस इक्वल टू क्या करना है, एन आई पाई, ये देखो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू बी। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से देखो एक पाई से कट गया पाई और एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये टॉर्क हम देख सकते हैं, ये आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, आई एल स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 4 पाई एन। क्लियर? देखो हमारा आर है, अब वेरिएबल एक ही बचा है, और यहाँ देखो एन नंबर ऑफ लूप्स, एन की वैल्यू आपने ली, एन इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स, दैट मीन्स आप ये ले सकते हो कि एन की वैल्यू इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर, और अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो एन की मिनिमम वैल्यू ये रखेंगे तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से अपने आप क्लियर होगा कि ये टॉर्क मैक्स कब होगा, व्हेन एन इक्वल टू 1, दिस इक्वल टू आई एल स्क्वायर बी बाई 4 पाई, ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आ गई। क्लियर? समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू दी हुई है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, आज और कॉन्सेप्ट ये डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है, हमारे ये कैसी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान रखना। और इस लूप को, किसी भी लूप को हमने प्लेस कर दिया, मान लीजिए ये लूप है, इसमें करंट आई है और हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये आई, ये रेडियस आ रहा है। अब हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्लियर?
तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो सिमिलर फार्मूला इधर देखो W एक्सटर्नल जो हम वहाँ पे डाइपोल में करते थे, W एक्सटर्नल दिस इक्वल टू माइनस WC दिस इक्वल टू डेल्टा U, ये रिलेशन था। या फिर स्मॉल के लिए लिखें हम यहाँ पे तो DW एक्सटर्नल स्मॉल पे लिख सकते हैं माइनस DWC दिस इक्वल टू डी। कितना चीज़ क्लियर हो। अब इस फार्मूले में देखो कि एफ नेट सिस्टम का यहाँ पे जीरो था, क्या था एफ नेट ये सिस्टम है जो एक्सटर्नल है या सी है इस पर फोर्स से नहीं जाएंगे, किससे जाएंगे, इसका जो है रोटेशन मोशन पे आएंगे। और रोटेशन मोशन से इधर देखो DW एक्सटर्नल को आप राइट कर सकते हो, DW एक्सटर्नल दिस इक्वल टॉर्क एक्सटर्नल दिस डॉट डी थीटा। ये देखो डी थीटा स्मॉल एंगल होता है तो वेक्टर, इधर देखो बिल्कुल इस वाले फार्मूले को हमने कहाँ से लिखा, ये नहीं बार बार हमें इस तरीके से फार्मूला कैसे रिमेंबर रखेंगे, तो W एक्सटर्नल इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ देखो एफ है ट्रांसलेशन मोशन, इसका एनालॉगस है टॉर्क, एफ एक्सटर्नल था तो हमने टॉर्क एक्सटर्नल लिख दिया, और ये डी थीटा देखो ये डी एस है तो ये डी थीटा वेक्टर हो गया हमारे पास, क्लियर है इसमें से। तो DW एक्सटर्नल को सिमिलर वे में मैंने वैसे ही लिखा है यहाँ पे इस वाले रिलेशन से। अब यहाँ देखो आप जैसे डाइपोल की तरह के इसको सोचना शुरू करें तो बहुत आसानी से आपको नजर आएगा, ठीक है ना। डाइपोल में जब हम करते थे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे ही हम बना लें यहाँ पे कि डाइपोल में याद कीजिए ये था डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास, ये पी वेक्टर था। अगर ये थीटा ये था, थीटा जीरो पे हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद आ रहा है, थीटा जीरो जो था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था। थीटा मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक, क्लियर है। इसका मीनिंग ये होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो लूप है हमारा अगर इस एक्सिस के अबाउट इधर इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो जब मैग्नेटिक मोमेंट और ये जीरो हो जाएगा, मतलब हम इसको क्या कहते हैं ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, ये लूप हो जाए और ऐसे इसके ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन करंट ऐसे आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ जाए, तो दोनों जीरो हो जाएंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको समझना बिल्कुल ऐसे है कि डाइपोल मोमेंट जैसे हमारा P और E के बीच एंगल जीरो स्टेबल। अब जब हम ऐसे ले जाते थे इस डायरेक्शन में तो हमें एक्सटर्नल टॉर्क इसके अपोजिट में अप्लाई करना पड़ा। तो वैसे यहाँ पे सोचना है कि जब हम जीरो कर दिए इसके बाद जब इसको रोटेट करेंगे ऐसे करके तो ये क्या करेगा, एक्सटर्नल टॉर्क आपको यूज करना पड़ेगा और डी थीटा। तो ये हमारा वर्क का फार्मूला हो जाता है। टॉर्क एक्सटर्नल देखो W टॉर्क एक्सटर्नल अभी निकाला एम डी साइन थीटा और ये डी थीटा आएगा, टॉर्क एक्सटर्नल लिख दिया हमने इंटू डी थीटा, इस तरह को इंटीग्रेट कर दिया, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट कर दिया। तो ये टर्म यहाँ से आ जाता है और यहाँ से देखो डी यू यू आ जाएगा, ये वाला देखो एम बी साइन थीटा का जगह माइनस एम बी कॉस थीटा, और ये कांस्टेंट मैंने सी ले लिया, लिमिट नहीं लगाई क्योंकि लिमिट डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट हो गई, इसलिए मैं रेफरेंस लेवल ऐसा सेलेक्ट करेंगे जैसा वहाँ सेलेक्ट किया था हमने रेफरेंस लेवल। तो यहाँ देखो थीटा की वैल्यू इधर देखो, अगर रेफरेंस लेवल हम मानते हैं
ये रेफरेंस लेवल है और रेफरेंस लेवल में थीटा π/2 को हम u0 ले लेते हैं। तो रखिए जरा पर u0 माइनस mv cos π/2 प्लस c इम्प्लाई है c इक्वल टू 0। समझ ना रहे? इसका मतलब थीटा, इधर देखो डाइपोल से समझिए, डाइपोल से इस p को ऐसे इस थीटा π/2 पे, तो e और p के बीच का एंगल कितना हो 90। इसी तरीके से जो लूप हमने लिया था, अभी ऐसे लूप लिया था और दोनों मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसे ऐसे करंट थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इस लूप को मैंने ऐसे घुमा दिया, देख रहे हो? तो जब ऐसे रोटेट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में आ गई और ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में हो गई और मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हो गया परपेंडिकुलर। तो ऐसे केसेस में इस लेवल को हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिखा हुआ। इसका मतलब जब हम ऐसे से ऐसे लाएंगे अपने आप ऐसे आ जाएगा, क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा तो ऐसे आ जाएगा। तो जब ऐसे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और जब इधर से हम ऐसे ले जाएंगे इस तरीके से तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। कैसे? आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ से भी समझ सकते हो। इस पी को जब हम इधर की तरफ लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और जब पी को हम यहाँ ले जाएंगे 180 पे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमने यू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाल रखा है यहाँ पे माइनस mv cos थीटा। क्लियर है जी? ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पे मिनिमम भी इसका होगा, तो u मिनिमम देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो u मिनिमम यहाँ से देखो मिनिमम वैल्यू आती है, मिनिमम वैल्यू दिस तो cos थीटा क्या होना चाहिए 0, तो मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी mv, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो मिनिमम वैल्यू हो गई ये। क्लियर? और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? और यू मैक्स हमारे पास आ जाएगी तो इसकी वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू पाई रखते हैं तो ये प्लस mv आ जाएगी और ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, खाली इमेज हमको देखनी है यहाँ पे कि किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? सिमिलर। तो आज हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ये पोटेंशियल एनर्जी, कल हम इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? और प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद फिर जो असाइनमेंट मैंने दिया है, जो एक्सरसाइज आपको भेजी है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। परसों हम उसको सॉल्व कराएंगे। क्लियर सब लोग? हाँ, जो प्रॉब्लम हमने दी है असाइनमेंट वो करते रहिए आप लोग, फिर परसों हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जो टेस्ट है उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे, सबको कवर अप करना।